गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे रासायनिक बल गतिकी के बारे में क्या किया था, अध्ययन किया था। और वहाँ हमने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कितने टाइप से फाउंड कर सकते हैं, और स्टिचियोमेट्रिक जो होता है वो किस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टिचियोमेट्री के बेस पर किस टाइप से हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाउंड कर सकते हैं। तो आज भी हम इसी टॉपिक को क्या करेंगे, कंटिन्यू करके लेकर चलेंगे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, यानी कि अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक के हम बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किसी भी अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट को हम किस टाइप से फाउंड कर सकते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो 11th क्लास में आपने एक चैप्टर नंबर 7 में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन। मीन्स क्या है? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, ये नियम आपने पढ़ा था। तो नियम क्या कहता है? ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसे ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसी लॉ को यूज करके हम क्या करेंगे, यहां पर आगे वर्क करेंगे। लेट अस कंसीडर, अब क्या करें, हम कंसीडर कर लेते हैं, क्या करते हैं, रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ए इज रिएक्टेंट और बी इज प्रोडक्ट। ए से बी फाउंड हो रहा है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ई इज इक्वल टू क्या मान लें हम, सी ए मान लें। क्या है हमारा? सी ए है। देन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्या करेंगे डायरेक्टली। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन बेस लिखेंगे तो हम लिख देंगे dx अपॉन dt लिख सकते हैं यहाँ पर, जो रेट ऑफ रिएक्शन से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी ए की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, या इसको आप रिमूव करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास, dx अपॉन dt इज इक्वल टू के सी ए। ठीक है, तो k क्या है यहाँ पर, वेयर k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। और यहां लिख सकते हैं आप रेट कोफिशिएंट, रेट कोफिशिएंट भी हो सकता है, या इसे लिख सकते हैं हम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वेग स्थिरांक, ठीक है, ये रेट कोफिशिएंट वेग स्थिरांक, ठीक है, ये स्पेसिफिक रेट यानी विशिष्ट अभिक्रिया का वेग। इस बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इन्हें नॉन कर सकते हैं कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को फाउंड करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, तो पता चलेगा वेग गुणांक, वेग स्थिरांक है आपका या विशिष्ट अभिक्रिया का वेग है। ठीक है, कोफिशिएंट होता है गुणांक। ठीक है, कौन नियतांक हो जाएगा उसका मीनिंग। चलिए आगे बात करते हैं। हम दूसरी रिएक्शन को हम क्या कर लें, कंसीडर कर लें। कोई रिएक्शन ले लें हम, तो मान लिया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे आप, dx अपॉन dt। तो क्या हो जाएगा आपका, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी यहां पर आ जाएगा। मान लिया हम क्या ले लें, यहाँ पर ए ले लें, और यहाँ पर क्या ले लें, बी ले लें, और यहाँ पर क्या ले लें हम, सी ले लें। तो क्या आ जाएगा, यहाँ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। इस टाइप से आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पर dx अपॉन dt इज इक्वल टू के ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी हो जाएगा। इफ ए की पावर ए इक्वल टू बी की पावर बी
इक्वल टू सी की पावर सी इक्वल टू क्या है, 1 है, यूनिट ही है, यूनिट है। देन कंसंट्रेशन मान ली इनकी यूनिट, तो क्या जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू किसका आ जाएगा, k के इक्वल आ जाएगा। तो इनकी जो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। इफ क्या है, कंसंट्रेशन जो है ना रिएक्टेंट की क्या है, यूनिटी है, या 1 मोल क्या है, मोलर कंसंट्रेशन यूज की जा रही है। डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन specific rate of reaction is the rate of any reaction where the concentration of all reactant are यूनिटी, ठीक है। तो हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भी लिख सकते हैं, वेग स्थिरांक किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्रिया के वेग के बराबर होता है यदि क्रिया कारक की सांद्रता इकाई हो, ठीक है। तो इस बेस पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर इसकी ये डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्योंकि रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट के बारे में, जो वेग स्थिरांक है उसकी इकाई, किसकी वेग स्थिरांक है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर एक रिएक्शन को कंसीडर कर लेते हैं। मान लिया ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ले लेते हैं। तो रिएक्शन के लिए रेट क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका के, तो एक की का मोलर कंसंट्रेशन एंड बी की मोलर कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा लॉग मास एक्शन बेस्ड। के फाइंड करना है तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रेट अपॉन ए की पावर ए एंड बी की पावर बी, ये हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं जो रेट होता है हमारा, वो रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। बता देना कंसंट्रेशन में चेंज, इंक्रीजमेंट इन कंसंट्रेशन या डिक्रीजमेंट इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम, जितना टाइम लिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और जो हमारा मोलर कंसंट्रेशन होती है, तो इसकी बात करें तो इसकी जो यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कंसंट्रेशन मीन सांद्रता, ये तो समझ ही रहे होंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पुट करें वैल्यू, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रेट, तो यहाँ रखो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसकी भी कंसंट्रेशन इसकी भी सेम आ जाएगी, तो क्या जाएगा आप कंसंट्रेशन a प्लस बी आपको, ठीक है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मान लें हम n ले लें, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास
कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन और एन आ जाएगा। तो ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, इसे आप ले जाओ तो क्या हो जाएगा आपका, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन प्लस का माइनस हो जाएगा 1 माइनस एन अपॉन टाइम, ठीक है। चूंकि बात करें जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। और जो टाइम होता है हमारे पास वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या होता है, सेकंड। अब क्या करेंगे, K इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दें, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस एन हो जाएगा, 1 माइनस एन है। और ये टाइम का हो जाएगा अपॉन में, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड इन, ठीक है। तो इस बेस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी की भी क्या कर सकते हैं, यूनिट को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर एन होगा, 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, जो भी है उसके बेस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस यूनिट्स की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेस यानी कि जो कोटि होती है, ठीक है, क्या हो सकती है आपकी, 0 हो सकती है, 1 2 एंड 3, ठीक है। नॉर्मल होता है ये, तो हमने आपको इसके अलावा भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, डिस्कस करेंगे आगे। तो हम बात कर लेते हैं किसके लिए, पहले 0 ऑर्डर के लिए। पहली बात कर रहे हैं हम किसके लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस आपका जो शून्य कोटि का अभिक्रिया है, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, n इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0, ठीक है। तो रखे हुए यहाँ पर वैल्यूज आप, K इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखोगे तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स, क्या जाएगा आपका, K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो जो 0 ऑर्डर है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, उसकी यूनिट क्या है, ये है। तो ये क्या है, ये आपका नीट वगैरह या जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बेस क्या असर रहता है, क्वेश्चन आपका आता चला जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप देख सकते हैं। ये भी आ सकता है, इससे आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्या पूछा जा सकता है, यूनिट भी पूछे जा सकते हैं, दोनों ही कंडीशन। सेकंड हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। मीन्स n इज इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम वाली बात। तो K इज इक्वल टू क्या रखो, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल अपॉन लीटर पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपसे थर्ड, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, इसके लिए 2 होगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, K इज इक्वल टू मोल
अपॉन लीटर 1 - 2 इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। एन की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, तो K इजिकल टू क्या आ जाएगा, मोल अपॉन लीटर -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो K इजिकल टू क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। तो क्या लिख सकते हैं आप, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे फोर्थ। तो नेक्स्ट बात करेंगे आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, जिसके लिए n इजिकल टू क्या होगा, 3 होगा। तो K इजिकल टू क्या रखोगे आप, मोल अपॉन लीटर 1 - 3 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो K इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास, मोल अपॉन लीटर -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करो मोल -2 और लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो K इजिकल टू क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर मोल -2 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इनकी यूनिट्स हो जाएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, यूनिट बेस आपका ऑर्डर भी फाउंड किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, और ऑर्डर से बेस आपसे यूनिट भी फाउंड की जा सकती है, पूछी जा सकती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यानी क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, हमारे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उनके बारे में हम क्या करते हैं, हम आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, सिस्टम का टेम्परेचर क्या है। थर्ड, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। फिफ्थ, सरफेस एरिया। सिक्स है आपका एक्सपोजर ऑफ, यानी कि जो सनलाइट है उसका प्रेजेंस है या नहीं है। एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, या रेडिएशन है तो रेडिएशन लिख सकते हैं आप। इनके हमारे पास क्या है, जो सूर्य का प्रकाश, हिंदी में लिख देते हैं क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, तंत्र का ताप। ठीक है, क्रियाकारक वे क्रियाफल की प्रकृति। ठीक है, उत्प्रेरक का प्रभाव।
सतही क्षेत्रफल, ठीक है, और लास्ट है आपका विकिरण द्वारा उद्भासन। विकिरण द्वारा उद्भासन, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करती है, इफेक्टेड करती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एग्जाम के लीड में आ जाता है एग्जाम में। और ये आपका जो टेम्परेचर वाला इफेक्ट है या आपका जो कैटेलिस्ट वाला इफेक्ट है, ये बहुत बार कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में की बात करें तो। और 2 मार्क्स का क्या आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन सीधे फॉर्म लगाया जाता है, जिसमें आपको ग्राफ वगैरह क्या करना होता है, फॉर्म करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में एक एक करके। चलिए हम बात कर लेते हैं, अब एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, ठीक है। तो कल हमने आपसे डिस्कस किया था टाइम इंटरवल कंसंट्रेशन। तो हमने आपको ग्राफिकल इस टाइप से क्या किया था, बताया था, ठीक है। तो अब आपको दिखा दे रहा है, जब यहाँ पर कंसंट्रेशन की यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन जब क्या है, हायर है, तो कंसंट्रेशन हायर होने के बेस क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, यानी कि रिएक्शन जो होती है वेरी मच फास्टली होती है। लेकिन जैसे जैसे क्या होती है, जो कंसंट्रेशन जो होती है वो रिएक्टेंट की डाउन होती चली जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो डाउन होता चला जाता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन जितनी हायर होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, उतना ही हायर होगा। और जो कंसंट्रेशन है जितनी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो अब जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, इससे क्या पता चला हमें, रेट ऑफ रिएक्शन क्रिया का वेग जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता कि डायरेक्टली क्या है यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ लिखते हैं रिएक्टेंट, कि डायरेक्टली क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनल आ जाएगी, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट है उससे क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, और हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजमेंट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात की थी, जानते ही हम 3 फेज होती हैं। अगर हमें क्या करना हो, इनको चेंज करना हो इनकी फेज में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से क्या करना हो, हमें गैस में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। भाई अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो हम डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे। और अगर हमें इधर से इधर को चलना है तो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो रीजन क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, अगर इंक्रीज की बात करें, हम इंक्रीज की बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा, हाफ mv स्क्वायर में जिसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। अब जब इंक्रीज हो जाएगी तो चारों ओर क्या करेंगे, बहुत तेजी से क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, चारों ओर घूमेंगे और क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे टकराएंगे, कोलिजन करेंगे। क्या करेंगे, टकराएंगे, कोलिजन, टक्कर मारेंगे, टक्कर या कोलिजन, कोलिजन करेंगे। मीन्स क्योंकि कोई भी देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब बनता है, जब ये क्या हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये इस टाइप से पार्टिकल है, पार्टिकल एक दूसरे क्या करते हैं, कोलाइज करते हैं, कोलिजन करते हैं या टक्कर मारते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी में क्या होता है, चेंज आता है,
चेंज आने पे क्या होता है, फिर एनर्जी का एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो जब हम क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या हो जाएगी, फास्टली मूवमेंट करेंगे, और फास्टली मूवमेंट करने से क्या होगा, कोलिजन जो होगा हायर होगा, और हायर होने के बेस क्या हो जाता है, हमारा जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा टेम्परेचर के हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। जिनके जितनी ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उतनी ही फास्टली मूवमेंट होगा, और जितना फास्टली मूवमेंट होगा उतने ज्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतने ही क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बनने के चांसेस, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। नॉर्मली एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि हम क्या करें, अगर 10 डिग्री क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, क्या करें, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है क्या होता है, 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यानी क्या क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है कितना, 2 to 3 टाइम्स। तो रीजन क्या है, रीजन यही है कि इनका कोलिजन जो होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिस बेस के कोलिजन बढ़ जाता है, कोलिजन बढ़ने से क्या होता है, रिएक्टेंट जो होता है मोर क्वांटिटी में क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इस बेस क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, हमारा जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन में बढ़ जाता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे, नेक्स्ट जो तीसरा है, नेचर ऑफ, थर्ड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा जो क्रियाकारक है और क्रियाफल है उसकी नेचर कैसी है। मीन्स नेचर का मतलब है कि जिसके बॉन्ड जितनी इजीली क्या होंगे, ब्रेक होंगे, वो क्या होंगे, वो बहुत फास्टली रिएक्शन करेगा, और जिसके बॉन्ड जो होते हैं, जो जितने टिपिकल यानी कि मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए, तो वो क्या होती है, वो रिएक्शन उतनी क्या होती है, स्लो कंडीशन में होती है। तो जैसा क्या होगा, नेचर होगा किसका, हमारा जो रिएक्टेंट होगा, उसके रिएक्टेंट के नेचर के बेस ही क्या करेगा, हमारा जो इजीली क्या करेगा, हमारा जो होता है वो जो प्रोडक्ट जो होगा हमें फाउंड होगा, और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, उसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2, और बात करें 2CO प्लस O2 2CO। तो देखो यहाँ पर हमें दोनों कंडीशन क्या दिखाई दे रही है, लगभग सेम दिखा रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो लग रहा है ऐसा कि क्या होगा, रिएक्शन दोनों की इजी हो जाएगी। बट क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या होता है, इजीली ब्रेक होता है, और ये क्या होता है, मोर एनर्जी के साथ क्या होता है, ब्रेक होता है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। तो ये क्या होता है, इसका फास्ट रेट होगा, इसका क्या होगा, स्लो रेट होगा। ठीक है, तो नेचर के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि किस नेचर का क्या हमारा रिएक्टेंट है, उसी से प्रोडक्ट हमारा क्या होना है, फॉर्म्ड होना है। तो थर्ड पॉइंट है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इजीली डिकम्पोज होने वाले जो रिएक्टेंट होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन हायर होता है, और जो मोर एनर्जी के साथ क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी हायर होती है, तो क्या होते हैं, वो स्लो रिएक्शन को रिप्रेजेंटेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आपका, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक। तो हम ये 9-10 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। उसका रीजन क्या है, आज इसका रीजन समझते हैं। कि देखो हम जानते हैं, ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा, तो हमने क्या किया, ग्राफ बना रहे हैं हम। तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, किसी भी रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ क्या होगी, हमें एनर्जी होगी। तो जिसके लिए जितनी
लोअर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, और जिसके लिए जितनी हायर हमें क्या होगी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसका क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है उतना ही हमें क्या होता है लोअर होता है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं ग्राफ बना लें हमारा पोटेंशियल एनर्जी और हमारा रिएक्शन को प्रोग्रेस। तो रिएक्शन प्रोग्रेस है हमारा। अब हमने क्या किया एक ग्राफिकल बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। हमारे पास क्या है ये, मान लिया हमारे पास क्या है ये रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या है प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए यहां तक पहुंचना है जिसको डेली एनर्जी या हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी या हम कह सकते हैं हिंदी में संकीर्ण ऊर्जा। कि क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब तक इस पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, ठीक है, जब तक क्या हो जाएगा बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। अब ये जो यहाँ से डिफरेंस है, यहाँ से अगर हम बात करें और यहाँ तक का, ये एनर्जी क्या होती है हमें और देनी पड़ती है किसके लिए, रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो ये ऊर्जा क्या कहलाती है आपकी संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। यानी कि जो हमारी नीत ऊर्जा है, ठीक है, तो वो तो सब में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी होती है, उसके अलावा जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो एनर्जी क्या कहलाती है आपकी संकीर्ण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो इसी से रिलेटेड है, तुम्हारा डिटेल में इसके बारे में और भी डिस्कस किया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जब कैटलिस्ट को क्या करते हैं इसके अंदर ऐड करते हैं तो क्या वर्क करता है कि ऐसा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हायर हो जाता है। तो जो कैटलिस्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है विदाउट कैटलिस्ट, यहां क्या जाएगा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लिख सकते हैं। यानी क्या है उत्प्रेरक रहित, या ये क्या जाएगा उत्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो यहां पर देखो इसने क्या किया एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज किया। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई, ठीक है, तो अब रिएक्शन प्रोग्रेस अपने आप ही फास्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले भाई मान लिया अगर यहाँ 50 किलो एनर्जी देनी पड़ रही थी तो अब 30 किलो देनी पड़ रही है, इतना कम हो गया, 20 किलो एनर्जी कम हो गई। तो जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो गई तो क्या हो जाएगा एनर्जी तेजी से कंप्लीट हो जाएगी, और तेजी से कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो हायर हो जाता है। तो इसलिए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है वो हायर हो जाता है। ये एक ऐसा वे क्रिएट करता है, ऐसा रास्ता देता है, ऐसा वे देता है जिससे क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है डिक्रीज हो जाती है, और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होते ही क्या होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा मान सकते हैं हम जो हमारा ये एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट है, यहाँ से यहाँ तक देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड हो जाएगी हमारा। ठीक है, तो प्रेजेंस में जो कैटलिस्ट होता है इस बेस से क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है वो हायर हो जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स का, ठीक है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है कि उसने ग्राफिकल ग्राफ के बेस पूछा था और पूछा था कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा, तो वहाँ आपको यही ग्राफ बनाना था और बताना था इसके बारे में कि जो एक ऐसा वे देता है जिससे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, जिस बेस पर क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है हायर होता चला जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट हो रहा है, चलिए इसकी थोड़ी ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 सरफेस एरिया। सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल या सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि देखो अब हम एक नॉर्मल आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं घर के अंदर, तो अगर हम कप के अंदर चाय लें और एक प्लेट के अंदर चाय लें तो चाय किस में जल्दी ठंडी होगी, ठंडी होगी वो प्लेट में जल्दी ठंडी हो जाएगी, कप में देर में ठंडी होगी। या हम क्या करें कोयला लें और कोयले का चूर्ण लें, पाउडर लें उसका, दोनों में आग लगा दें,
जल्दी कौन जलेगा? तो कोयले का जो पाउडर है वो क्या हो जाएगा, फास्टली जल जाएगा, आप जानते ही हैं। और जो कोयला होगा आपका, कोल होगा, वो क्या होगा, आपका टाइम लेगा आप बर्न होने में। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो कोयला है या आपका जो कोल पाउडर है, दोनों में सरफेस एरिया का डिफरेंस है। जो कप में आपने टी ली है या आपने प्लेट में टी ली है, तो वहाँ पर भी क्या है, सरफेस एरिया का डिफरेंस है। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का कैसे पता चल रहा है कि रिएक्शन तेजी से हो रही है? वहाँ कोल पाउडर जो हो रहा है फास्टली बन हो रहा है, या जो आपकी टी जो है वो फास्टली क्या हो रही है, कोल हो रही है। तो ये क्या होता है, सरफेस एरिया को रिप्रेजेंटेड कर रहा है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, ऐसे ऐसे ही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। तो यानी कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सरफेस एरिया। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सरफेस एरिया। तो इस बेस हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारी रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किस टाइप का होगा। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं नंबर 6, जो रेडिएशन है। यानी कि सनलाइट है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो सनलाइट भी क्या करती है, एक प्रकार से जैसे हम हीट दे रहे हैं, तो सनलाइट भी क्या करेगी, एक प्रकार से एनर्जी को गिव करती है, एनर्जी देती है। तो जब वो एनर्जी देगी, तो एनर्जी देने पर क्या होता है, जो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने से क्या होता है, आपका जो रिएक्शन जो होती है वो फास्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर भी किसी ना किसी इनडायरेक्टली रूप से, डायरेक्टली नहीं दे रहे, लेकिन जो सनलाइट आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है, वो भी क्या कर रहा है, किसी ना किसी इनडायरेक्टली रूप से क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या कर रहा है, रेट ऑफ मतलब जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है उसको इंक्रीज कर रहा है। इस बेस क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमारा हायर हो जाता है। यानी कि जब क्या डालेंगे, हम रेडिएशन में डालेंगे। तो एग्जांपल्स के बेस हम देख सकते हैं कि हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं, डार्क में करा रहे हैं, तो क्या हो रही है, 2HCl फॉर्म हो रहा है, स्लो रेट से हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या लिया, H2 + Cl2 ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम जो सनलाइट ले रहे हैं, HNu, सनलाइट लिख सकते हैं आप, HNu लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या फॉर्म हो रहा है, आपका 2HCl फॉर्म हो रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो रिएक्शन हो रही है बहुत फास्ट हो रही है और विस्फोट कर रही है। ठीक है, एक्सप्लोजन कर रही है, विद एन एक्सप्लोजन। विस्फोट के साथ। ठीक है, यानी कि और यहाँ पर विस्फोट हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रही है, स्लो रेट हो रहा है। तो इस बेस हमें दिखाई दे रहा है कि रेडिएशन से क्या हो रहा है, यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ बहुत फास्ट क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग है, 6 के 6 फैक्टर इफेक्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। तो हमने 6 के 6 के बारे में आपसे डिस्कस किया है। पहले हमने बताया आपको कंसंट्रेशन के बारे में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के। फिर हमने बताया टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो उसी बेस रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बताया नेचर के बारे में, तो नेचर जैसा होगा उसके बेस ही क्या होगा, रिएक्शन का प्रोग्रेस होगा। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कैटलिस्ट का इफेक्ट, कैटलिस्ट ऐसा बेस देता है जिससे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डाउन हो जाती है और रिएक्शन फास्ट हो जाती है। फिफ्थ हमने बताया सरफेस एरिया, तो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऐसे ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लास्ट आपका एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन के बारे में बताया कि जैसे जैसे क्या होता है, रेडिएशन आप दोगे तो रिएक्शन जो होती है वो बहुत फास्ट वे में क्या हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।